नमस्कार मित्रों, सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना ज़रूर होती है जिसे याद करके हम ये कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे बुरा समय है। लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमेशा उन परिस्थितियों में बचाने के लिए हमें ज़रूर वहाँ पहुँच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ। ये घटना मेरी मौसी के बेटे जिनका नाम अजय है, वो मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं मौसी के बेटे हैं तो मेरे बड़े भाई हैं। और ये घटना काफ़ी पहले की है, करीबन 8 साल होंगे, जब हमारी मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज यानी हैलट के पास में रहती थी। भैया के दादा जी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगजीन कॉर्नर के नाम से उनकी अच्छी खासी किताबों की दुकान थी और न्यूज़पेपर में कानपुर के सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर उन्हें सब आज़ाद के नाम से बुलाते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और साम्य की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे प्यार से उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों को करते थे। हैलट में रहने के कारण दादाजी को आसपास के सभी लोग जानते पहचानते थे और अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था, क्योंकि दोनों भाइयों का व्यवहार बहुत ही सरल था। रोज़ के जैसे ही दिन चल रहे थे, दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। दोनों भैया उसी दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अचानक अजय भैया को पीछे बिठा के घूमने निकल गए और वो दोनों वही मेडिकल कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ पर एक अंकल जी थे जो उनके पहचान के थे। उनसे बातें करने लगे। साइकिल खड़ी थी और पीछे सीट पर अजय भैया बैठे हुए थे। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि अजय भैया अचानक साइकिल से नीचे गिर गए। वो अंकल और बड़े भैया तुरंत उनके पास आए, उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों लोगों ने सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से साइकिल से गिर गए हैं और उठा के सीधे उन्हें घर ले आए। घर आने पर मौसी जी ने उनके पानी वगैरह छिड़का, लेकिन अभी भी उनको होश नहीं आ रहा था। अजय भैया अभी भी बेहोश थे और उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे थे। सभी लोग अजय अजय, आसपास के सभी लोग उनको उनके नाम से बुला रहे थे, लेकिन अजय भैया की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज के पास ही बिना देरी किए सभी लोग, अंकल, मौसी, मौसा, सभी लोग लेकर उन्हें सीधे इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टर ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई चोट नहीं थी, ना ही शरीर पर छोटे मोटे खरोंचे, ना ही कोई बड़ा जख्म। सांसें फिर भी उखड़ रही थी। डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने से लगा दिया, सांसें फिर भी काबू में नहीं आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती और फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया और वो भी नॉर्मल निकला। कहीं भी शरीर में कोई भी खरोच नहीं निकली। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बताया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर किए दुकान में ताला लगाया, शटर गिराया और सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। दादाजी को सभी लोग मेडिकल कॉलेज में जानते थे, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनका पोता किस वार्ड में है, कहाँ भर्ती है। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों को अवगत कराते हुए भैया के पास ले गए। हालत इतनी नाजुक थी कि 5-6 डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी में लगे हुए थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ जो थी वो उनकी हालत बयां कर रही थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच गए थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अब पहचान के डॉक्टरों को फ़ोन किया।
कुछ 10 मिनट में ही 5 और डॉक्टर आ गए और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे वो लोग। दादाजी से मिलकर उन्हें सारी बातें बताई और वो उन्होंने ध्यान से सुना, फिर बिना देरी किए उस वार्ड की ओर बढ़े जहां अजय भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर डॉक्टर आ रहे। एक डॉक्टर कहता है कि सर अब कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उन्होंने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबराकर तेज तेज से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर ने कहा कि सब प्रोफेसर त्यागी से जानते थे। उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा। उनके साथ बाकी के 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा बुझा रहे थे। कह रहे थे कि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब मौसा जी और मामा ने घर भेज दिया, वरना उनकी हालत और ख़राब हो जाती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसें बढ़ा रही थीं। देखो धड़कन चली क्या, ठीक से यहाँ दबाओ, अब बताओ पैरों को हिलते हैं या नहीं, जान है या नहीं, देखो देखो थोड़ा इसका हाथ हिला। इस तरीके से आवाज़ें हम सबकी सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थीं। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए। करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आया और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आज़ाद जी, सब प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट आए तो एक्सरे सामान्य है, फिर इतनी सीरियस हालत क्यों है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही कि हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही है। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है, ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सभी लोग बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किसके पास जाएं। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास बेखबर दादाजी, मौसा जी, मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। तब तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था। रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस पड़ा हुआ था, मगर किसी को खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को भेजकर मामा जी और मौसा जी केवल हॉस्पिटल में रुके और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय पर खबर ले रहे थे। अजय की हालत इतनी वैसी ही बनी हुई थी, ना ही उन्हें होश आया, ना ही उन्होंने कोई सुबगाहट की। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं और ये टहल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मन्नी लाल कैसे हो? हम तो ठीक हैं, आप बताइए इतनी रात को यहाँ कैसे? मन्नी लाल ने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें उन्हें बताई। मन्नी लाल ने कहा कि इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। हम तो यहाँ ड्यूटी घर में हैं, पीछे मुर्दा घर में। उन्होंने मामा जी से परेशानी समझते हुए ऐसे बात करी। क्या बताएं भैया, सुबह से तो खाने पीने का होश नहीं है। घर पर दीदी बेहाल है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ, सुबेरा होते ही हम अपना झोला ले आएं, फिर देखते हैं कहीं कोई बात तो नहीं है। मन्नी लाल जी ने मामा से कहा, देखो भैया जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने बड़ी उम्मीद नाउम्मीदी से उनसे ऐसा कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात की और वापस आ गए। मामा जी अभी भी आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। जस के तस रहकर किसी के तरह दोनों ने वहीं रात गुजारी। रात भर भैया में कोई बदलाव ना हुआ। डॉक्टरों ने आईसीयू से एक अलग वार्ड में स्थानांतरित कर दिया।
सुबह दादाजी और मौसा जी भी वहीं आ गए और बिलखते हुए किसी तरीके अपने बेटे को देखना चाहा। फिर मौसा जी के साथ घर चली गई। मामा जी ने दादाजी मन्नी लाल के बारे में बताया और उनसे ये इजाज़त मांगी कि मन्नी लाल को झाड़ फूक करेंगे तो उन्हें करने दिया जाए। उन्होंने उनके बेटे के लिए जो कभी विश्वास नहीं करती थी तंत्र मंत्र पर, तो उन्हें इजाज़त दे दी कि शायद सोचा कि कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी घर गए और जल्दी से नहा धोकर वापस आ गए क्योंकि उन्हें मन्नी लाल से मिलना था। खैर मन्नी लाल को आने में देर हुई। 6 बजे की बजाय वो 7:30 बजे आए, मगर उनकी आने में देरी को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतज़ार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां अजय भैया को रखा गया था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बताने लगी कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं, लेकिन ये क्या, वो दरवाजे की बाहर ही खड़े हुए हैं। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर वे फिर भी वहीं खड़े हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं और फिर से वहीं खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मामा जी को बहुत अजीब लगा। मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ मन्नी भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मन्नी भैया बड़े ही शांत मन से कहते हैं कि काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस ही नहीं सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता और लकीरों को उभर कर ऐसा कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे होगा? मित्रों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने कम समय में मुझे बहुत प्यार दिया और ढेर सारा स्नेह देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें ताकि मैं अगला जो एपिसोड है, जो अगली इसी के आगे की कहानी है, मैं आप सभी को बता सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।